नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे इस्लामिक स्टेट ऑफ बिहार की। अब आप सोच रहे होंगे कि यह नया स्टेट विश्व के मानचित्र में है कहां। तो आपको बता दें कि इस इस्लामिक स्टेट को विश्व मानचित्र में ढूंढने में यदि आपको दिक्कत हो रही है तो आप सीधा भारत के मानचित्र पर आ जाएं और माता सीता, गौतम बुद्ध, भगवान महावीर, सम्राट अशोक और गुरु गोविंद सिंह की धरती बिहार के मानचित्र पर आ जाएं। जी हां, यही बिहार अब बहुत जल्द नीतीश और लालू जी के मुस्लिम तुष्टीकरण की वजह से इस्लामिक स्टेट ऑफ बिहार बनने वाला है। अंदरूनी तौर पर इसकी शुरुआत तो काफी पहले ही हो चुकी थी, लेकिन आधिकारिक तौर पर इसकी शुरुआत एक दिन पहले हुई है। नीतीश कुमार जी की नेतृत्व वाली सरकार है, उसने 2024 के लिए स्कूल की छुट्टियों की एक लिस्ट जारी की है और उस लिस्ट में इस्लामिक स्टेट की झलक आपको साफ दिखाई दे देगी। दुर्गा पूजा, छठ की छुट्टी में कटौती, रामनवमी, महाशिवरात्रि, श्री कृष्ण जन्माष्टमी, मकर संक्रांति आदि की छुट्टियों को पूरी तरीके से रद्द कर दिया गया है। बात यही खत्म नहीं होती। इसके साथ साथ नीतीश बाबू की मुस्लिम परस्त सुशासन सरकार ने ईद और मुहर्रम की छुट्टियां बढ़ा दी है। इससे पहले भी सरकार ने रामनवमी के अवसर पर हिंदू राष्ट्र लिखा बैनर लगाने के लिए लोगों पर एफआईआर तक दर्ज करवा दिया था। इतना सब होने के बाद भी सेकुलरिज्म का सूप पीने वाले तथाकथित बुद्धिजीवी बिहार में शांत हैं। उन्हें लग रहा है कि अरे ये तो चलता है, इससे क्या होगा। तो सुन लीजिए भाई साहब, सरकार ने आपके लिए एक और सर्कुलर निकाला है और इस सर्कुलर के मुताबिक अब सभी प्रकार के उर्दू विद्यालय शुक्रवार को बंद रहेंगे और रविवार को वहां पर कक्षाएं लगेंगी। और सुनिए हुजूर, केवल यहीं पे नहीं है, मुस्लिम बहुल इलाकों के सामान्य स्कूल भी जिलाधिकारी महोदय की अनुमति के बाद शुक्रवार को बंद की जा सकती है। और इन जिलाधिकारी को हुक्म कौन देता है? आपको सबको पता है, अमीर सुबहानी साहब हैं, जो कि चीफ सेक्रेटरी हैं बिहार के। पूरा बिहार जो है नीतीश और लालू की जो सरकार है वही चला रहे हैं। पूरे देश में जो कानून चलता है, जो नियम चलता है, बाबा अंबेडकर साहब का जो संविधान चलता है, वो मुसलमानों को पसंद नहीं। इन्हें संविधान नहीं, शरिया चाहिए। जहां इनकी आबादी अधिक है वहां तो चाहिए ही, जहां 20-25% हैं वहां भी इन्हें शरिया ही चाहिए। भाई साहब, वो दूर नहीं जब बिहार में कोई दाढ़ी टोपी वाला आपके घर आ जाए और बोले कि आपके घर में मुझे नमाज पढ़नी है और आप उसे रोक नहीं पाए। रोकने तो अगर आप रोकेंगे तो सरकार एक सर्कुलर निकालकर इसे आधिकारिक तौर पर नियम बना देगी। हमने कुछ दिनों पहले खबर चलाई थी कि बिहार और झारखंड के मुस्लिम बहुल इलाकों में स्कूल को शुक्रवार के दिन बंद किया जा रहा है, रविवार के दिन कक्षाएं लगाई जा रही हैं, जिसके बाद शिक्षा विभाग ने इसे रोकने के लिए सख्ती भी दिखाई थी। लेकिन अब सरकार ने इसे आधिकारिक तौर पर सही ठहराते हुए एक नोटिफिकेशन निकाल दिया। अब वो दिन दूर नहीं जब बिहार के मुस्लिम बहुल इलाकों में हिंदुओं को दीपावली, होली, छठ और दुर्गा पूजा मनाने के लिए इनकी मेहरबानी पर निर्भर रहना पड़े और सरकार किसी भी दिन सर्कुलर निकाल कर कह दे कि मुस्लिम बहुल इलाकों में हिंदू अपना पर्व त्योहार नहीं मना सकते हैं और अगर उन्हें मनाना है तो मुसलमानों से पहले इजाजत ले लीजिए। आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि क्या बिहार में मुस्लिमों की सत्ता स्थापित हो चुकी है? क्या बिहार की सरकार मुस्लिमों के हाथ की कठपुतली बन चुकी है? क्या 80% हिंदुओं को जातियों में बांटकर 20% मुसलमान बिहार में मनमानी करेंगे? क्या बिहार में जातीय जनगणना मुसलमानों को मजबूत करने के लिए किया गया है? करेंगे चर्चा और चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे, उनसे मैं आपका परिचय करवाऊंगा और चर्चा की शुरुआत करूंगा। लेकिन पहले एक रिपोर्ट हमने तैयार की है, वो रिपोर्ट देखिए, उस पर कुछ पॉलिटिकल रिएक्शंस हैं, उन रिएक्शंस को भी सुनिए। उसके बाद वो जो सर्कुलर है वो सर्कुलर भी आपको हम दिखाएंगे। उसके बाद मेहमानों से परिचय करवाएंगे और चर्चा की शुरुआत करेंगे। नीतीश कुमार जहां नमाज पढ़ते हुए नजर आते थे, इफ्तार पार्टी में शामिल होते थे, अब मस्जिदों में भी जाया करेंगे और जल्द ही बिहार को भी इस्लामिक राज्य बनाएंगे। जी हां, सही सुना आपने, बिहार में फिर से सियासी हड़कंप मचा हुआ है। अब हड़कंप की वजह बना है बिहार सरकार की ओर से जारी छुट्टियों का 2024 का नया कैलेंडर। जी हां, बिहार सरकार ने साल 2024 के लिए स्कूलों में छुट्टियों का कैलेंडर जारी कर दिया है, जिसमें हिंदू त्योहारों की छुट्टियों को रद्द कर दिया गया है या समाप्त कर दिया गया है।
साथ ही बिहार सरकार ने उर्दू स्कूलों में जुमा के दिन यानी शुक्रवार को अब साप्ताहिक छुट्टी घोषित कर दी है। यानी बिहार में जिस इलाके में मुस्लिम आबादी ज्यादा है वहाँ अब जुमे के दिन छुट्टी होगी। बिहार हिंदुस्तान का पहला ऐसा राज्य होगा जहाँ जिहादियों के लिए जुमे की सरकारी साप्ताहिक छुट्टी घोषित कर दी है। इसे लेकर बीजेपी ने नीतीश कुमार सरकार पर जमकर हमला बोला है। बीजेपी ने तंज कसते हुए कहा कि नीतीश सरकार को अब लगे हाथों बिहार को भी इस्लामिक स्टेट घोषित कर ही देना चाहिए। आपको बता दें कि इसको लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार पर करारा हमला बोला है। आइए आगे आपको सुनाते हैं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान। फिर नीतीश सरकार ने तीसरी बार तुगलकी फरमान जारी की है और मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह से हिंदुओं के छुट्टियों को शिवरात्रि जैसे महापर्व, जन्माष्टमी जैसा महापर्व, इन छुट्टियों को काट दिया गया है और ईद बकरीद की छुट्टी जो मुसलमानों में बढ़ा दी गई है। ये साफ जाहिर होता है कि नीतीश सरकार बिहार में इस्लामिक धर्म के आधार पर काम कर रही है और इसी कारण से अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज जैसे जगहों पर शुक्रवार को स्कूलों में छुट्टी हो रही है। अब तो लगता है कि पूरे बिहार में शुक्रवार को ही इस्लामिक छुट्टी करने की योजना बना रही है ये सरकार। अगर हमारे छुट्टियों को जिस ढंग से काटने का काम किया है, अगर नहीं इन छुट्टियों को फिर से बहाल किया तो इसका खामियाजा नीतीश कुमार को आने वाले चुनाव में भुगतना पड़ेगा। ये नीतीश कुमार नहीं कहलाएंगे बल्कि मोहम्मद लालू यादव और मोहम्मद नीतीश कुमार कहलाएंगे। तो सुना आपने किस तरह गिरिराज सिंह नीतीश कुमार सरकार पर तंज कस रहे हैं। साथ ही कह रहे हैं कि इस जारी किए गए कैलेंडर को लेकर भविष्य में मोहम्मद नीतीश और मोहम्मद लालू के नाम से जाना जाएगा। दरअसल पूरा मामला बिहार सरकार के साल 2024 के जारी कैलेंडर की छुट्टियों से जुड़ा हुआ है। 2024 के जारी नए कैलेंडर में कई हिंदू त्योहारों जन्माष्टमी, रामनवमी, महाशिवरात्रि, राखी, तीज पर छुट्टी खत्म कर दी गई है और जिहादियों की ईद, बकरीद की छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं। ये कोई पहली बार नहीं है जब हिंदुओं के साथ बिहार सरकार ने भेदभाव दिखाया हो और अब एक बार फिर से बिहार सरकार ने हिंदुओं के साथ अन्याय किया है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों बिहार सरकार को जिहादियों की इतनी चिंता हो रही है। इससे सरकार की मंशा पर भी बड़े सवाल खड़े होते हैं कि आखिरकार इस फैसले का क्या मतलब है। कहीं ये भी गजवाए हिंद को हिंदुस्तान में बढ़ावा देने की एक साजिश तो नहीं। तो ये क्या बिहार में से गजवाए हिंद की शुरुआत हो रही है और क्या सही में नीतीश कुमार और लालू यादव और तेजस्वी यादव को मोहम्मद तेजस्वी यादव या मोहम्मद नीतीश कुमार के नाम से इतिहास जाने की करेंगे बात। और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ गए, उनसे मैं आपका परिचय करवा दूं। सुमित शशांक है हमारे साथ, बीजेपी प्रवक्ता के तौर पे कमल कमलेश है, कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पे अनिल झा जेडीयू की तरफ से है और इसके अलावा रमजान चौधरी जी हमारे साथ हैं मुस्लिम स्कॉलर के तौर पे। सभी मेहमानों का स्वागत है और चर्चा की शुरुआत में जेडीयू के प्रवक्ता अनिल झा जी से करना चाहूंगा। अनिल झा जी, क्या आपको आवाज मिल रही है? जी अनिल जी, यदि आपको आवाज मिल रही है तो जरा जो सवाल है हमारा और जो प्रोग्राम है, जो खबर है, वो तो आपको पता ही होगी क्योंकि आपकी सरकार ने ऐसा किया है। मैं जानना चाहूंगा कि इसके पीछे जो है फिलॉसफी क्या थी सरकार की, क्या सोच थी? तुष्टीकरण तो हम समझ ही रहे, लेकिन ये जो इस्लामिक स्टेट बनाने की दिशा में बिहार को ले जाया जा रहा है, क्या आप लोगों को ये, चूंकि देखिए एंड ऑफ द डे आप तो अनिल झा है, ब्राह्मण है और बिहार के जो है वो प्रबुद्ध नागरिक हैं, क्या आपको लगता है कि आपकी सरकार ने, चूंकि आप पॉलिटिकली उस पार्टी के साथ संबद्ध है तो शायद आपकी सोच जो है वो अलग होगी, लेकिन एज ए सिटीजन ऑफ बिहार क्या आपको लगता है कि यह फैसला सरकार का सही है? अनिल जी। जरा अनिल जी की आवाज दीजिए, आवाज नहीं पहुंच रही है। अनिल जी, आपकी आवाज म्यूट है, आप उसको अनम्यूट करें पहले। मोबाइल में आपने म्यूट करके रखा है, आप उसे अनम्यूट करें। अब ठीक है? हाँ अब ठीक है, बोलिए जी। मूल बात है कि मैं जब से शिक्षा के क्षेत्र में खासकर स्कूल में देख रहा हूँ
साल में 60 दिन की छुट्टी होती थी हम्म और अभी भी जो है तो 60 दिन से ज्यादा अगर छुट्टी सरकार के स्तर पर निर्णय हुआ हो क्या हाँ 60 दिन में कमी कर दी गई हो, हम्म इसमें एक बात बनती है। 60 दिन छुट्टी तो है ही साल में, हर एक गर्मी छुट्टी मिला के और जो भी त्योहार का छुट्टी होता है सब मिला करके 60 दिन का छुट्टी कैलेंडर शिक्षा विभाग या हमारे जो विश्वविद्यालय स्तर के जो भी संस्थान हैं वो लोग 60 दिन का छुट्टी आज से नहीं पूर्व से दे रहे हैं। तो इसमें हाय तौबा करने का क्या जरूरत? बताता हूँ हाय तौबा क्यों। चलिए हाय तौबा क्यों है सुमित शशांक जी बताएंगे। केवल इतनी अगर आसान होती सब चीजें तो लोग इतना विरोध ही नहीं करते। वही कह रहे हैं कुछ लोगों को सेकुलरिज्म का जो सूप पी के आते हैं ना उनको इसी तरह सब चीज सामान्य लगता है, लेकिन जो मैं कह रहा हूं उसका असर अनिल झा जी आपके जनरेशन आपके परिवार पर भी पड़ेगा, आपकी जो आने वाली पीढ़ी है उस पर भी पड़ेगा। और ये जो आज बात आपने कही है ना इसका जवाब आपको अपनी अगली पीढ़ी को भी देना होगा, क्योंकि जितनी आसानी से आप ये बात कह गए ना इतनी छोटी बात ये है नहीं। शशांक जी हमारे साथ है, सुमित शशांक जी ये बताएंगे ये कितनी बड़ी बात है। शशांक जी देखिए मुकेश जी, मैं सिर्फ इतना बताऊंगा कि एक बात जो अभी आपने कही कि अनिल जी को आने वाले जनरेशन को बताना पड़ेगा, तो निश्चय ही इन्हें जवाब देना पड़ेगा। क्योंकि मैं जहां तक देख पा रहा हूं मैंने सिर्फ इतना देखा है कि जब से ये इंडी अलायंस बना है, इस इंडी अलायंस में अभी तो लगातार मतलब 1-2 अध्याय ही आपने देखा है, लगातार क्रमिक रूप से जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे वैसे वैसे सनातन संस्कृति पर सनातन मान्यताओं पर लगातार आघात जो है वो आप देखेंगे। लगातार बिहार में जिस प्रकार से इस्लामिक तुष्टीकरण के नाम पर हिंदुओं को नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है, हिंदू धर्म हिंदू मान्यताओं पर जिस प्रकार से आघात करने की कोशिश की जा रही है, जिस प्रकार से मौलाना नीतीश कुमार जी के द्वारा मौलाना लालू प्रसाद यादव जी के द्वारा जिस प्रकार से बिहार की जनता यानी बिहार की जो सबसे बड़ी आबादी है जो हिंदू सभ्यता और संस्कृति में विश्वास रखती है उसे जिस प्रकार से कुचला जा रहा है उनकी धार्मिक आस्थाओं को, उसका जवाब बिहार की यशस्वी जनता आने वाले समय में लेगी। एक बात और मैं बताऊंगा, रही बात कि इन लोगों ने रामनवमी की छुट्टियां जो है उन्हें रद्द की, इन्होंने महाशिवरात्रि की छुट्टियां रद्द की, इन्होंने भगवान श्री कृष्ण के जीवन पर जिस दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म होता है उस जन्माष्टमी को इन्होंने रद्द किया। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहूंगा कि एक सबसे बड़ी आबादी जो यादव जाति यानी यादव जाति के लोग भगवान श्री कृष्ण में सबसे ज्यादा आस्था और विश्वास रखते हैं और उनकी राजनीति ये लोग करते हैं, उनको कहीं ना कहीं अपना बनाने की जो कोशिश करते हैं, कहीं ना कहीं ये आज उन लोगों को भी आगे बढ़कर इन्हें जवाब देने की आवश्यकता है। और बिहार का प्रत्येक व्यक्ति कहीं ना कहीं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के आदर्श विचार। बिल्कुल सुमित जी, ये केवल छुट्टियों को रद्द कर देने का नहीं है, ये बात केवल छुट्टियों को कम कर देने या दिन को कम बेसी करने का नहीं है। ये बात जो है वो ये भी है कि आपने ईद और मुहर्रम की छुट्टियां बढ़ाई हैं और आपका इंटेंशन क्या है, आपके इसके पीछे आपकी सोच क्या है। वो सोच जो है वो काफी खतरनाक है और जिस दिशा में ये सोच पूरे स्टेट को ले जा रही है वो बड़ा खतरनाक है। आने वाले दिनों में इसका जवाब जो है सबको देना पड़ेगा, उनको भी देना पड़ेगा जिन्होंने ये फैसला किया है और उनको भी देना पड़ेगा जो इस फैसले में शामिल है। कमल कमलेश जी, कांग्रेस भी इस फैसले में शामिल है, क्या कहेंगे? आपको लगता है कि ये फैसला जो है ये सही है या आपको लगता है कि नहीं कहीं ना कहीं इसमें गड़बड़ी है, गलत है, इसको संशोधन इसका किया जाना चाहिए? मुकेश जी, जहां तक कांग्रेस पार्टी की बात है, हमारे इस फैसले में जो हम लोग देख रहे हैं कि इसमें कहीं ना कहीं सुधार की आवश्यकता है। जो के पाठक जी ने निर्णय लिया वो उनका अपना निजी निर्णय था, इसमें सरकार की कहीं से कोई भूमिका नहीं होती है, उसमें सब अपना अपना विभाग अपना इंडिपेंडेंट वर्क करती है। पिछले साल भी उन्होंने कुछ चेंजिंग की, उस पे भी हो हल्ला बहुत सारा हुआ। इस बार भी उन्होंने छुट्टी में कुछ तब्दीली किया। अब उनकी क्या मंशा है ये तो समझने वाली बात है। आप कमलेश जी ये कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि जो सचिव हैं,
शिक्षा विभाग के जो सचिव हैं, ये उनकी गलती है, ये उनकी अपनी निजी सोच है जिसकी वजह से वो ऐसा फैसला है, ये कह रहे हैं। वाह, बिल्कुल मुकेश जी, ये तो आपने सरकार की कार्यप्रणाली पर भी प्रश्न लगा दिया कि सरकार के जो एक बड़े शिक्षा विभाग के जो सेक्रेटरी होते हैं वो अपनी मनमानी करते हैं, अपने मन से फैसला लेते हैं, उसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं होता है, सरकार की सहमति नहीं होती। आप ये कह रहे हैं कि कोई भी संज्ञान में आई है ऐसी बात, तो सरकार इस पे पहल कर रही है और अपने तरीके से इसको सही करने का कोशिश करेगी सरकार, और बहुत जल्दी इसमें चेंजिंग आएगी। बहुत जल्द इसमें चेंजिंग? क्या मतलब छुट्टियों में केवल चेंजिंग करेंगे? देखिए, दो चीजें कि जो के पाठक सर ने कर दिया वो हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। अभी पिछले बार भी हुआ था, कुछ चेंजिंग आई थी, इस बार भी आएगी। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि सरकार जो है भूल सुधार करेगी, सरकार भूल सुधार करेगी। ये बीजेपी की मानसिकता इसमें अब इसी से झलकती है कि वो हर चीज को जो है, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, चाहे जो भी चीज हो, वो हर चीज को हिंदू मुस्लिम से जोड़कर और उस ट्रायंगल पे लाके खड़ा करती है किसी भी चीज को, कि यहाँ कुछ भी यदि होगा तो हिंदू मुस्लिम के बीच में आ जाएगी। तो एक चीज बताइए, एक चीज बताइए कमलेश जी, इसमें हिंदू मुस्लिम नहीं है तो इसमें विकास आपको कहाँ दिखता है? क्या है इसमें? भ्रष्टाचार है, विकास है, या वैज्ञानिक सोच है, क्या है? अगर इसमें हिंदू मुसलमान नहीं है, आप हिंदू की छुट्टियों को कम कर रहे हैं, मुसलमान की छुट्टियों को बढ़ा रहे हैं, तो इसमें हिंदू मुसलमान नहीं करेगा लोग तो क्या करेगा? नहीं, विकास की बात हो रही है कहेंगे हम। तो छुट्टी की यदि बात हो रही है, इन्होंने छुट्टी काटा है तो छुट्टी बढ़ाया भी है, पहले 20 दिन की। तो वही तो कह रहे हैं कि आपने शिवरात्रि की छुट्टी हटा दी, रामनवमी की छुट्टी हटा दी और ईद और मुहर्रम की बढ़ा दी, तो इसीलिए तो कह रहे हैं कि हिंदू और मुसलमान हो रहा है। इसमें सुधार की आवश्यकता है, मैं उसका समर्थन नहीं करता हूं। यदि इस छुट्टी को इन्होंने हटाया है, तीज, जितिया, गोवर्धन पूजा, जन्माष्टमी, शिवरात्रि की छुट्टियां यदि खत्म की है, तो इन्होंने रविदास और अम्बेडकर जयंती को इसमें लागू किया। ठीक है, ये तो केवल एक पार्ट है, ये तो ठीक है। छुट्टियों पे तो विरोध है, वो सर्कुलर जो हो सकता है के पाठक जी को वापस लेना पड़े सरकार कर ले। लेकिन ये जो शुक्रवार के दिन जो स्कूलों को खोलने का, बंद करने का निर्णय और रविवार को खोलने का जो फैसला है, इसको कैसे देखते हैं आप? कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पे ये है, ऐसा हर जगह नहीं है। मतलब कुछ डिस्ट्रिक्ट में आप कानून तोड़ सकते हैं, कुछ डिस्ट्रिक्ट में ऐसा है। मतलब ये भारत में एक पार्ट ऐसा भी है, बिहार का एक हिस्सा ऐसा भी है जहां पर आप संविधान को नहीं मानेंगे तो कोई बात नहीं, सामान्य सी बात है। पांचों उंगली एक समान नहीं होते, इसमें संविधान कहां से आ गई? भाई तो संविधान ही कहता है ना, संविधान के हिसाब से ही नियम बनते हैं ना सर। तो अगर आप ये कहेंगे, आप किसी, देखिए हमारा प्रेम्बल जो है, हमारे संविधान का जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना में ही साफ लिखा गया है कि वी डू नॉट मेक एनी डिफरेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, सेक्स एंड रिलीजन। कास्ट, सेक्स और रिलीजन के आधार पे हम किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं करेंगे, कोई भी कानून बनाएंगे तो। अब ये जो कानून बना रहे हैं आप, क्या इसमें नहीं लगता कि आप मजहब के नाम पे, धर्म के नाम पे आप जो है अंतर पैदा कर रहे हैं? ये प्रस्तावना का उल्लंघन नहीं है क्या? नहीं, इसमें कहां से आपको प्रस्तावना की आपको ये आ रही है? कैसे नहीं भाई, जहां मुसलमानों की संख्या ज्यादा है वहां स्कूल जो है शुक्रवार को बंद रहेगा, ये शरिया कानून वहां पे लागू होगा, ये कौन कहता है? ये धर्म के आधार पे नहीं है फैसला, तो किस आधार पे है? कहां से आ गया ये धर्म के आधार पे बनाया गया फैसला है, ये धर्म के आधार पे लिया गया फैसला है जो कि गलत है, और इसको कोर्ट में चैलेंज करेंगे और एक दिन में जो है कोर्ट इसे खारिज कर देगी। लेकिन आप जो है तुष्टिकरण के कारण ऐसा आप कर रहे हैं। ऐसा रमजान चौधरी जी मुस्लिम स्कॉलर है, ठीक है, आप जो सब ऐसा आप पॉलिटिकली बोल रहे हैं, आप पॉलिटिकली बोल रहे हैं, मैं समझ रहा हूं, आपकी मजबूरी है, आप इससे ज्यादा कुछ बोल भी नहीं सकते। मैं आऊंगा, रमजान चौधरी जी मुस्लिम स्कॉलर है, इनकी कोई मजबूरी नहीं है, देखते हैं क्या कहते हैं। रमजान जी, क्या आपको लगता है कि ये सही है, या आपको लगता है कि ये संविधान का उल्लंघन है? आप जो संवैधानिक तौर पे धर्म के आधार पे कोई भी कानून, नियम नहीं बना सकते, और ये जो फैसला है शुक्रवार को स्कूल को बंद करने का फैसला, ये रिलीजियस फैसला, ये धार्मिक फैसला है, सांप्रदायिक फैसला है। रमजान चौधरी। मुकेश जी, मैं तो कम से कम ये मानता हूं कि शिक्षा के बारे में हमें कम से कम शिक्षा को धर्म से दूर रखना चाहिए।
चूंकि शिक्षा में भी अगर हम धर्म को, या वो किसी भी धर्म की बात है, मैं मुस्लिम धर्म की बात नहीं कर रहा, अगर शिक्षा से धर्म को दूर नहीं रखा गया तो मैं समझता हूं कि एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन हम, जो हमारे पास जितनी भी प्रणाली है, जितनी भी हमारे पास संस्थाएं हैं जो सही तरीके से शिक्षा दे रही हैं, और जो स्कूल हमने कायम किए हुए हैं, उनमें भी अगर धर्म आ गया तो मैं समझता हूं कि फिर वो शिक्षा से भी हमारे बच्चे दूर हो जाएंगे। तो मेरा पहला पॉइंट तो ये है कि हमें शिक्षा से धर्म को भी दूर रखना चाहिए। दूसरी बात कि किस लिए छुट्टी हुई है, नहीं हुई है, या किस तरह से हुई है, मैं ये कहना चाहता हूं कि किसी भी मजहब की अगर गैर जरूरी बातें हैं तो वो चाहे किसी भी मजहब से हो, उनको इससे जोड़कर या छुट्टियां वगैरह का ताल्लुक करके कोई निशाना शिक्षा पे नहीं बनना चाहिए। और तीसरी बात यह है कि आज हम चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, समाजवादी पार्टी हो, जेडीयू हो, मुसलमानों को लेकर जिस तरह के कोई मोहब्बत में फैसले कर रहा है मैं उसे भी इत्तेफाक नहीं रख रहा, और जो नफरत में फैसला कर रहा है उससे भी इत्तेफाक नहीं रख रहा। मैं हिंदू मुसलमान होने के ही खिलाफ में हूँ, काटने के लिए लगातार, और अगर इस तरह की राजनीति हिंदू मुसलमान की करके ये चीजें की जा रही हैं तो मुझे उसका ऐतराज है। नहीं ठीक है, ये ऐतराज की बात नहीं, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि क्या आप मानते हैं कि ये जो फैसला है बिहार सरकार का, ये सांप्रदायिक फैसला है, ये आप कहते हैं? शुक्रवार के दिन स्कूल को बंद करने का जो फैसला है, ये शरिया लागू करने की दिशा में बढ़ाया गया कदम है? नहीं है, कोई जरूरत नहीं है शुक्रवार को बंद रखने के लिए। जो नियम कायदे स्टेट के कहते हैं, जो नियम कायदे हमारे संविधान के कहते हैं, फैसले सरकारों को उसी हिसाब से लेना चाहिए, नहीं कि किसी को संतुष्ट करने के लिए, अच्छी बात है, करने के लिए अच्छी बात, मैं बिल्कुल भी इस पक्ष में। बिल्कुल, जेडीयू के प्रवक्ता हाथ उठा रहे हैं। जी बताइए अनिल जी। भाई साहब ठीक ही ना कह रहे हैं, हम हाँ। कहते हैं जो स्कूल बंद का फरमान हुआ है कि मदरसा बंद करने के लिए शुक्रवार को हुआ है। आप लोग चैनल में जो है सो कुछ से कुछ चलाते रहते हैं, क्या चलाएं? गलत मदरसा का नोटिफिकेशन है या स्कूल का है? एक मिनट, ठीक है, बोल दिया आपने, ठीक है। अब मैं आपको मैंने आप सुन लीजिए, आप लोग जो है आप सरकार में प्रवक्ता हैं सरकार की, फिर भी आपको पता नहीं नोटिफिकेशन सरकार ने क्या निकाला है। टीवी पे दिखा भी रहा हूं, आप उसको पढ़ भी नहीं रहे। सरकार ने क्या किया, 2 फैसले लिए। फैसला नंबर 1 कि आप जो है ईद और मुहर्रम की छुट्टी जो है उसकी बढ़ा दी एक दिन आपने, और इधर आपने क्या किया, जन्माष्टमी की छुट्टी, महाशिवरात्रि की छुट्टी, द्वितीया की छुट्टी, गोवर्धन पूजा की छुट्टी, रामनवमी की छुट्टी को आपने रद्द कर दिया, हटा दिया। छठ की पूजा में, छठ और दुर्गा पूजा की छुट्टी में कटौती कर दिया। सुन तो लीजिए आप जो शुक्रवार की बात कर रहे हैं, मैं शुक्रवार की बता रहा हूं। और उसके बाद आपने क्या कहा कि उर्दू स्कूल में छुट्टी जो है वो संडे के दिन नहीं शुक्रवार के दिन होगी। तो उर्दू स्कूल क्या मदरसा होता है? और मदरसे में भी क्या करेंगे आप, क्यों करेंगे आप? उर्दू स्कूल मदरसा नहीं होता। दूसरी बात, और क्या फैसला है उसमें कि दूसरे मुस्लिम बहुल क्षेत्र में चलने वाले सामान्य विद्यालय भी डीएम की सहमति के बाद शुक्रवार को बंद हो सकते हैं। ये क्या है? डीएम की सहमति क्यों बंद हो सकते हैं भाई? मुस्लिम, जहां मुसलमानों की संख्या ज्यादा होगी मनमानी करेंगे क्या आप वहां पे? नहीं, मुसलमान की संख्या ज्यादा होगी तो मनमानी करेंगे क्या आप? मुसलमान की संख्या जहां ज्यादा होगी वहां उर्दू स्कूल होगी। क्यों होगी? उर्दू स्कूल के अलावा सामान्य स्कूल में भी आप ये फरमान जारी किए है ना आपने? नहीं, ऐसा कोई नहीं फरमान है। अरे भाई, अरे इनको दिखाइए जरा सा। अरे मैं प्रोड्यूसर से कहूंगा एक बार दिखाइए वो नोटिफिकेशन दिखाइए जिसमें छुट्टी का रद्द किया। 12वां नंबर, ये देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। 12 नंबर पे क्या लिखा हुआ है इसमें देखिए। इसमें साफ लिखा हुआ है, मुस्लिम बहुल क्षेत्र में चलने वाले सामान्य विद्यालय में भी आप शुक्रवार की छुट्टियां कर सकते हैं अगर डीएम की सहमति हो। क्यों डीएम की सहमति जरूरी है? देख लीजिए, उक्त विद्यालय को रविवार को आने दिन की, हाँ 12 नंबर पे देखिए क्या लिखा हुआ है। हाँ, अगर लिखा हुआ है तो अगर का मतलब, हाँ, आप तो भाई साहब चैनल के हेड हैं, आप तो सब जानते हैं। अगर का मतलब क्या होता है? अगर का मतलब ये होता है कि आपके, अगर का 13 नंबर वाला में देखिएगा आप, सामान्य क्या है। अगर का मतलब ये होता है कि आपकी नीयत में खोट है। अगर का मतलब ये होता है कि हमने एक ने बचाव के लिए लिख लिया अगर, वरना सरकार चाहे तो डीएम की क्या औकात है कि वो सही फैसला कर ले।
सरकार चाह लेगी यदि अभी आपके कांग्रेस के प्रवक्ता जरा लाइए इनको स्क्रीन पे, कांग्रेस के प्रवक्ता आपके बोल रहे थे ना, उसके बाद आप कर सकते हैं। क्या फिर से बोलिए भाई साहब, सुना जाए। दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात आप क्या बोल रहे हैं? आप बोल रहे हैं रक्षाबंधन की कृष्णाष्टमी या जो भी रामनवमी। आप भाई साहब, आप भी हिंदू हैं, मैं भी हिंदू हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं भरपूर रूप से, मैंने पूर्ण रूप से जानता हूँ कि सरकार के पास शक्ति होती है कि रामनवमी के दिन अगर हमको छुट्टी सरकार बंद रखनी है तो मैं अपना ऑर्डिनेंस जारी कर दूंगा। इसमें क्या बात है? इसमें हिंदू मुस्लिम की क्या बात? तो ये जो नोटिफिकेशन क्या बेवकूफ बनाने के लिए रखा है क्या? ये नोटिफिकेशन में क्यों? विद्यालय के लिए, नॉट हिंदू। तो विद्यालय में कौन पढ़ते हैं भाई साहब? विद्यालय में टीचर कौन है? तो विद्यालय ये तो शुरुआत है सर, आप शुरुआत है। अनिल जी, मैं आपको बता रहा हूँ, आप अभी पॉलिटिकली भले बोल लीजिए, बाद में हमसे फोन पे बात कीजिएगा। हम जानते हैं, आपके चेहरे के भाव बता रहे हैं कि आपको भी ऐतराज है, लेकिन आप पॉलिटिकली बोल नहीं पा रहे, मजबूरी आपकी है, मैं समझ रहा हूँ। मैं समझ रहा हूं बहुत सारे हमारे मित्र हैं जेडीयू और आरजेडी में जो कहते हैं कि सरकार का फैसला जो है हम नहीं, आपको बहुत बढ़िया से जानते हैं जी, तो आपसे बहुत बिल्कुल हम तो समझ रहे हैं, सबको जानते हैं कि भाई सरकार में है तो आपको उनकी बात जो है माननी पड़ेगी, लेकिन दिल आपका नहीं मानता, ये मैं भी जानता हूं। सुमित जी कुछ बोल रहे हैं। सुमित जी देखिए, मैं सबसे पहले ये समझना, पूरे बिहार को समझने की आवश्यकता है कि जब हम महाशिवरात्रि का त्योहार मनाते हैं, यानी महाशिवरात्रि का त्योहार अर्थात प्रदोष काल में जब 12 ज्योतिर्लिंगों की उत्पत्ति हुई थी और उस दिन महाशिवरात्रि था, और महाशिवरात्रि के दिन प्रत्येक व्यक्ति कहीं ना कहीं रात्रि पूजन करता है, और सुबह में हमारी माताएं बहनें, बिहार की नहीं संपूर्ण देश की जो माताएं बहनें हैं, वो कहीं ना कहीं प्रत्येक शिवालय में जाकर के पूजा अर्चना करती हैं। बिल्कुल। अगले दिन जब हम अपने स्कूलों में, हमारे बच्चे जब स्कूल जाते हैं, हम जब ऑफिस जाते हैं, और आम जनता जो है जो अपने ऑफिस जाती है, परंतु किसी ने कभी कोई शिकायत नहीं की कि शिवरात्रि के अगले दिन हमें छुट्टी नहीं प्रदान की जाती है। बिल्कुल। परंतु शिवरात्रि के दिन, रामनवमी के दिन बंद, अगर छुट्टी नहीं देना, सभी कार्यालयों का खुला रखना, ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि हिंदू धर्म, हिंदू आस्था और हिंदू विश्वास में जिन्होंने भी विश्वास रखा है, उन्हें हतोत्साहित करने की कोशिश की जा रही है। ये एक तरीके से राजनैतिक जजिया कर जो है वो नीतीश कुमार जी ने बिहार की जनता पर लागू कर दिया है। एक प्रकार से राजनीतिक जजिया कर तो मुझे लगता है छोटी बात है, मुझे लग रहा है कि पूरी तरीके से इस्लामिक स्टेट बनाने की दिशा में बढ़ाया गया कदम है, और ये शुरुआत है। आप देखिए आगे क्या होगा, मैं आपको दिखाता हूं आगे क्या होगा। आप जरा सोच के देखिए, अभी आपने इसका विरोध नहीं किया यदि, तो कल जो है आपके सामान्य जो स्कूल है वहां भी उर्दू मुस्लिम टीचर जो है वो रखने का एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। पुलिस थाने में कहेंगे नहीं भाई कि पुलिस थाने का एसएचओ मुस्लिम ही होगा, बोला डीएम जो है मुस्लिम ही होगा। भाई यूपीएससी जिहाद में यही तो हमने दिखाया था, और इसी की चिंता हमने की थी। यूपीएससी जिहाद में हमारी यही चिंता थी, और आज बिहार में यही देखने को मिल रहा है। बिल्कुल उसी तरीके से हो रहा है, उसी मोडस ऑपरेंडी पे चीजें हो रही हैं जैसा हमने यूपीएससी जिहाद में दिखाया था, और ये सारी चीजें उसी इस्लामिक स्टेट को बनाने की दिशा में बढ़ाया गया एक कदम है। मुकेश जी, क्रमिक रूप से आपने देखा होगा कि सबसे पहले इनके शिक्षा मंत्री आते हैं, वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के जीवन, आदर्श, विचार और संस्कारों पर टीका टिप्पणी करते हैं। इनके पार्टी का एक विधायक आकर के पुनः मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के खिलाफ बोलता है। फिर उसके बाद नीतीश कुमार जी सदन के पटल पर बिहार की माताओं बहनों को जिस प्रकार से बिल्कुल ये उसी दिशा में जा रहा। और आपको मैं पिछले साल का एक और नोटिफिकेशन, अनिल जी मैं आऊंगा, भाषा को वापस लगा नीतीश कुमार जी माता और बहनों को ये बात अभी बोलने की क्या जरूरत है? बिहार की ठीक है, वो रक्षाबंधन ऐसे नहीं है। आपका ऑब्जेक्शन मैंने आपका ऑब्जेक्शन स्वीकार किया। ठीक है भाई, अभी इस मामले में नहीं बोलेंगे, चलिए बोलने दीजिए। रक्षाबंधन जैसे पवित्र पर्व को जी, मैं एक बार कमलेश जी के पास जाऊंगा, एक बार शशांक जी ठीक है। कमलेश जी बहुत देर से कभी नहीं समझ सकता। कमलेश जी, एक नोटिफिकेशन पिछले साल भी आया था, रमजान के महीने में जो मुस्लिम कर्मचारी थे सरकार के, उनको
टाइमिंग की छूट दी गई थी कि वो चूंकि ये रहता है तो जो 5 बजे के बदले वो 2 बजे भी जा सकते हैं रोजा तोड़ने के लिए, इस तरीके की छुट्टी नोटिफिकेशन आया था, आपको याद होगा। क्या नहीं लगता आपको जी कि बिहार की जो सरकार है आपकी, नीतीश लालू की सरकार, पूरी तरीके से शरिया कानून के हिसाब से चल रही है या मुस्लिमों के तुष्टीकरण के हिसाब से चल रही है? आप लोग कहाँ है उसमें? नीतीश कुमार की सरकार में आपके लिए कोई जगह है कि नहीं? हम लोग तो भाई चलिए बिहार से बाहर रह रहे हैं, आप तो वहीं पे रह रहे हैं। क्या आपको कभी इस बात की दिक्कत नहीं होती है इस तरीके के फैसलों से, कमलेश जी? नहीं, शरिया कानून की जहां तक बात है, नीतीश कुमार जी इसमें क्या कर सकते हैं? कौन करेगा भाई? वो मुख्यमंत्री आपने उन्हीं को बनाया है। नहीं बनाया है तो हाँ। छुट्टियों के बारे में जो है मैंने पहले ही कहा, ये प्रधान सचिव और तो मुझे लगता है तो अगर प्रधान सचिव मुख्यमंत्री से पूछे बिना इतना बड़ा फैसला लेते हैं तो मुझे लगता है या तो प्रधान सचिव को हटा देना चाहिए या नहीं तो मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। आप तो गजब बात कर रहे हैं। ये तो दोनों में से एक काम होना चाहिए। आप ये क्या कह रहे हैं कि आप भाई प्रधान सचिव बिना, इतना बड़ा फैसला प्रधान सचिव बिना सरकार की सहमति के इतना बड़ा फैसला कर रहा है? मुकेश जी, सरकार में इतने डिपार्टमेंट है, हर एक डिपार्टमेंट को यदि मुख्यमंत्री ही गाइड करने लगे और अपने अनुसार से सारे संचिका को मंगवा के वो देखने लगे, तब तो फिर होने से रहा कुछ भी। ये उनका नहीं, चलिए मैं समझ गया उनकी कार्य क्षमता। अब चूंकि उनकी उम्र भी हो रही है, पहले तो वो ऐसा करते थे। नहीं, पहले तो वो ऐसा करते थे, मैंने देखा हुआ है, मैंने नीतीश जी के साथ अपने पाल करके बैठा हो, जो व्यक्ति प्रधानमंत्री बनने के झूठे सपने पाल के बैठा हो, ख्याली पुलाव बनाता हो, वो व्यक्ति उस व्यक्ति के अंडर में कार्य करने वाले ये गलत बात है। कार्य करते हैं, ये भी देखने की एक मिनट सुमित जी देखिए, आपकी बात पे आपत्ति ले रहे हैं अनिल जी आपकी बात पे आपत्ति ले रहे हैं। मुख्यमंत्री जी जो कि हम प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं, ये भी अपने नाम के आगे मौलाना अनिल झा लगाना पड़ जाएगा। जिस प्रकार से राज्य जो है वो चल रहा है, आने वाले समय में आपको ब्राह्मण होने आने वाले समय में बिहार के ब्राह्मणों को और बिहार के जो हमारे जो युवा साथी हैं, अनिल जी कमलेश जी, सुमित जी देखिए, एक सामान्य सा सवाल मैं जानना चाहता हूँ, तो थोड़ा मैं अपने दर्शकों को भी मैं थोड़ा अपडेट करना, जानकारी देना चाहता हूँ। अनिल जी, जब आप लोग पार्टी की मीटिंग में नीतीश कुमार जी के साथ बैठते हैं या कभी मुलाकात होती है, तो क्या आप लोग ये पूछ पाते हैं कि सर आप ये सारे फैसले जो पॉलिटिकल कर रहे हैं इसमें बिहार का भला हो रहा है या आपका भला हो रहा है, इस तरह से बातें पूछते हैं? क्या आप लोग कभी पूछ पाते हैं? ये अगर राजनीति में जो भी उच्च शीर्षस्थ पदाधिकारी हैं, जो भी हो, तो मुख्यमंत्री भी आते हैं और केंद्र में अगर कोई मंत्री पार्टी का रहता है वो लोग भी आते हैं, और जितने भी माने पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, माने जो पार्टी का जो कोर टीम है, उससे कोई नहीं पूछता है। खास करके माने एक काज का हम लोग तो साधारण कार्यकर्ता की क्या हैसियत जो अपने आका के पास पूछे जो कि सर आप बोले हैं जो हम प्रधानमंत्री बनेंगे, ऐसा नहीं होता है। नहीं, ठीक है, ये चीज तो चलता है, कहीं पर कोई नहीं पूछ पाता है। लेकिन देखिए मुकेश जी, आप पुराने खिलाड़ी हैं, इसीलिए राजनीति में मसाला लगाना तो आप मतलब लगवा देते हैं, लगाते नहीं हम लगवा देते। नहीं, मैं तो बड़ा छोटा खिलाड़ी हूँ, मैं तो पत्रकार हूँ, मैं खिलाड़ी तो हूँ नहीं, मैं पत्रकार हूँ और अपनी निष्ठा से ईमानदारी से पत्रकारिता करता हूँ और सवाल पूछने से घबराता नहीं। सवाल मैं सबसे पूछता हूँ, ये बात सवाल में जो भी के पात्र है, सही बिल्कुल। मैं रमजान जी से मैं एक चीज जानना चाहूँ। रमजान जी, क्या आपको लगता है कि बिहार की सरकार जो फैसले ले रही है, ये फैसले जो है पहले ऐसा नहीं था, जब सरकार नीतीश कुमार जब बीजेपी के साथ जब थी गठबंधन में तो ऐसे फैसले नहीं थे, लेकिन राजद के साथ आने के बाद से इस तरीके के फैसले जो है वो ले रही है। क्या आपको लगता है कि पॉलिटिकली नीतीश कुमार जो है अब थोड़ा डिरेल्ड हो गए, या कहें जो गलत हाथ में पड़ने के बाद इस तरीके के फैसले लेने पे मजबूर हो रहे हैं, और ये फैसला नीतीश कुमार जी के कंधे पर बंदूक रख करके आरजेडी चला रही है? रमजान जी। मुकेश जी, पहले तो आप कितनी तारीफ करते थे नीतीश कुमार की जब बीजेपी के साथ थे, और आज वो फैसले सारे बुरे लगने लगे। मैं बिल्कुल सही, मैं तो नीतीश जी के साथ मैंने न्याय यात्रा कवर किया है। हाँ,
रुक जाओ, निकल गए। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि सरकारें जिस पक्ष में रहती हैं और जिनका साथ होता है उनके हिसाब से वो फैसले लेते हैं। ये बात सही है। पहले बीजेपी के साथ थी तो उनको बीजेपी को खुश करना पड़ता था, अब जेडीयू के साथ है तो उनको जेडीयू को खुश करना पड़ता है। केंद्र की सरकार हो या राज्यों की सरकारें। ठीक है, मैं अभी जो है मतलब अभी प्रोग्राम को मैं यहीं पर वाइंड अप करूंगा, क्योंकि अभी सीधा लिए चलते हैं। बहुत अच्छी खुशखबरी है और अभी जो है ना हमारा कंप्लीट हुआ है और वो एनडीआरएफ जो है ना अपना काम करना चालू कर दिया है। अच्छा, आप तो कौन से टीम से हैं? हम जो है ओगर से, हमारा ओगर से हमने पाइप ये सीधी तस्वीर उत्तराखंड के उस टनल से है जहां पर हमारे 41 मजदूर भाई जो है वहां पर फंसे हुए थे और लगातार 17 दिन से रेस्क्यू का ऑपरेशन चल रहा था। और अब आज जाकर के उम्मीद की किरण जो है वो दिखी है और आज कुछ ही पलों में या कहे कुछ ही घंटों में, कुछ ही देर में जो है ये सारे जो मजदूर जो अंदर फंसे हुए श्रमिक भाई ये सारे जो है आज निकाल लिए जाएंगे। प्रशासन की तरफ से जो है वो पूरी तैयारी कर ली गई है और जो स्ट्रेचर जो है वो अभी भेजा जा रहा है। जो रैट स्किल के तहत जो मजदूर जो है वो खनन कर रहे थे और ऊपर से ऑगर मशीन जो वर्टिकली वहां पर खनन कर रही थी और सीधे तौर पे उस टनल में जाने की कोशिश कर रही थी, उनको सफलता मिली है और अभी पहला स्ट्रेचर जो है वो भेजा गया है सुरंग में और मजदूरों का पहला जो जत्था है वो तुरंत शायद कुछ ही पलों में आपको मैं स्क्रीन पे दिखा पाऊं। एनडीआरएफ के 5 जो लोग हैं वो पाइप के जरिए, जो पाइप मजदूरों को बाहर लाने के लिए लगाई गई है, जो लग चुकी है, उन तक पहुंच चुकी है, उस पाइप के जरिए एनडीआरएफ के 5 जो लोग हैं एक्सपर्ट जो है वो अंदर टनल में गए हैं और वहां पर सुरक्षा कारणों से उनके हेल्थ को चेक करने के बाद जो है वहां से वो धीरे धीरे मजदूरों को बाहर भेजेंगे और कुछ ही पलों में हम लोग ये देखेंगे कि किस तरीके से और ये हलचलें तेज हो गई हैं। बाहर टनल के बाहर लोग जो है तेजी से दौड़ते हुए टनल की तरफ जा रहे हैं। कुछ ही पलों में आपको हमारे स्क्रीन पे आप दिखेगा आपकी किस तरीके से 41 मजदूर जो 17 दिन से वहां पर फंसे हुए थे और वो अब जो है किसी भी पल बाहर आ सकते हैं और 17 दिनों के बाद वो मिल सकेंगे। उनके लिए बाहर में मेडिकल टीम का पूरा इंतजाम किया गया है। एक अस्थायी स्वास्थ्य शिविर जो है वो वहां पर लगाया गया है। वहां पर डॉक्टरों की टीम है। 8 बेड का एक अस्पताल बनाया गया है और इस अस्पताल में पहले उनकी प्रारंभिक स्वास्थ्य की जांच की जाएगी और जांच करने के बाद जो है उन्हें वापस से फिर से अस्पताल में रखा जाएगा। और उनके क्या कह रहे हैं एक बार सुनते हैं। 7:05 पे एग्जैक्ट पाइप ब्रेक थ्रू हो चुका। बिल्कुल 7:05 पे पाइप ब्रेक थ्रू हो गया, यानी 7:05 पर हम लोगों ने जो श्रमिक थे उन्होंने पाइप वहां तक पहुंचा दी है जहां पर जिस और आप सुरंग में जो प्रोसेस है वो एक एक करके 41 मजदूरों को बाहर निकालने का काम या तो शुरू हो चुका है या शुरू होने वाला है। पूरी तरह से एक्टिविटी बढ़ गई है। जो थोड़ी देर से लोग यहाँ पर स्टैंड बाय में खड़े हो गए थे, यानी कि वहाँ पता नहीं चल रहा था कि हो क्या रहा है, तो वो भी वहाँ भी अब साफ तौर पे अब वहाँ भी एक्टिविटी बढ़ गई है। और मुख्यमंत्री अंदर है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अंदर है, तमाम जो पीआरओ के डायरेक्टर हैं जनरल हरपाल सिंह वो भी अंदर है और तमाम अधिकारी अंदर हैं और अंदर से एक एक करके सभी मजदूर को निकाला जाएगा। खबर ये है कि पहले जो कैंप अस्थायी कैंप है वहाँ तो 17 दिन से जो मजदूर फंसे हुए थे टनल में वो बाहर आ रहे हैं धीरे धीरे। कुछ ही पलों के बाद जो है वो बाहर आ जाएंगे और 17 दिनों तक जो फंसे हुए थे उनको आज मुक्ति मिल जाएगी। उसके बाद तत्काल उन्हें स्वास्थ्य जांच के लिए हॉस्पिटल ले जाएगा। हालांकि अस्थायी अस्पताल भी वहां पर बनाया गया है। यह भी लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे यहां पर अपने स्क्रीन पे। लेकिन फिलहाल अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का और अभी जो जवाब तो चाहिए, हम आप कह रहे थे कि पहला इस्लामिक स्टेट बिहार बनने जा रहा है। आंशिक शरिया कानून वहां पर लागू करने जा रही है बिहार सरकार और धीरे धीरे लागू करते जा रही है। इस खबर पर भी हम अपडेट लगातार दिखा रहेंगे। हालांकि कांग्रेस के प्रवक्ता ने जो कहा कि शायद सरकार जो है ये नोटिफिकेशन वापस ले ले। अगर वापस ले लेती है तो ठीक है, अगर वापस नहीं लेती है तो इसके वापस लेने तक बीजेपी इसका विरोध करते रहेगी और आने वाले चुनाव में यह एक बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा भी बनेगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। My father is the best father in the world. सभी के पिता उनके हीरो होते हैं। You train me well, पापा।
आइए मिलकर करें उनके दर्द का सामना। जैसे आपका डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल लड़ता है जोड़ों के हर दर्द से। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।